अमृता रितिका को तुरंत कमरे में लेकर जाती है और वो उसकी चोट पर मरहम लगाती है। आउच! ओह! अरे बस हो गया, अब तुम्हें आराम महसूस होगा। क्या करती हो रितिका? अरे इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी? चुप रहिए भाभी, सीढ़ियों पर पानी फैला हुआ था, इसीलिए मैं फिसल कर गिर गई। और मैं जानती हूँ कि वो पानी आप ही ने फैलाया था ताकि मैं गिर जाऊं, है ना? क्या? अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप मेरी और शौर्य की अमीरी से जलने लगी हो। आपसे हमारी खुशियां देखी नहीं जा रही। देखो रितिका, अपनी ये फालतू की बातें बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी देवरानी हो। जो मुंह में आता है बोल देती हो। अरे तुम्हारे घर वालों ने कुछ लिहाज वगैरह करने का सिखाया है कि नहीं? उतने में वहां पर मोगरा आ जाती है। अरे मेम साहब, आप सारा बिल अमृता दीदी पर मत फाड़िए। असली कसर तो मेरा ही है। सीढ़ियों पर मैंने ज पानी फैलाया था। क्या? हाँ मेम साहब, वो मैं पोछा लगा रही थी और गलती से सीढ़ियों पर पानी ज्यादा ही छोड़ दिया मैंने, जिसे मैं पोछने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले आप वहां पर चली गई। अरे क्या करती हो मोगरा? अपना दिमाग घर पर छोड़कर आई हो क्या? लापरवाही पे लापरवाही करती हो तुम तो, पागल कहीं की। माफ कर दियो मेम साहब, लेकिन आज के बाद मैं एक टाइम पर एक ही काम करूंगी और उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूंगी, और आपको तो शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। देवा शपथ। अच्छा ठीक है, अब जाओ यहाँ से। देखा रितिका, अब बोलो। हो जाती है कभी कभार गलत फहमियां, उसमें क्या है? इसीलिए आइंदा से सोच समझ कर ही बात किया करो मुझसे, क्योंकि मैं अब तुम्हारा कुछ भी सुनकर नहीं लेने वाली। क्योंकि अगली बार से मुंह से नहीं, बल्कि सीधे हाथ से जवाब दूंगी मैं। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है और रितिका गुस्से से लाल हो जाती है। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है मोगरा। अरे हर बार तुम्हारी गलतियों के कारण मुझे अपनी गरीब जेठानी की 4 बातें सुननी पड़ती है। अब जाओ, जाकर मेरे लिए छोले भटूरे, खीर, आलू पनीर के पकोड़े और समोसे बनाओ। अरे बाप रे, इतना सब मैं कैसे बनाएगी? लेकिन क्योंकि अभी तो मेरे पास कितना सारा काम पड़ेला है। वो मैं कुछ नहीं जानती। जो मैंने कहा है वो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, और यही तुम्हारी सजा है। देवा रे देवा। मोगरा का सिर तो मानो चकराने लगता है और उस बेचारी को ढेर सारा काम करना पड़ता है। फिर एक दिन अचानक गांव से रितिका और अमृता की सास शांति आती है। नमस्ते माँ जी, लेकिन आप यहाँ पर अचानक से कैसे आई? मेरा मतलब आपने तो कुछ बताया भी नहीं पहले। बस ऐसे ही अपने बच्चों से मिलने का मन किया, इसीलिए चली आई। मिहिर और शौर्य तो अपने दफ्तर गए होंगे, लेकिन रितिका कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो माँ जी, रितिका और देवर जी हमारे साथ अब नहीं रहते। उन दोनों ने बंटवारा कर दिया है और अब वो ऊपर रहते हैं। क्या बंटवारा? लेकिन क्यों बहू? फिर अमृता शांति को सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद शांति एकदम हक्का बक्का रह जाती है। हे कृष्णा भगवान जी, इतना सब कुछ हो गया। ये रितिका और शौर्य बिना, सच में आने दो उन दोनों को, मैं उन्हें अच्छे से समझाती हूँ। फिर शाम होने पर शांति उन दोनों को बहुत समझाती है। शौर्य, यही परवरिश दी है क्या मैंने तुझे? अरे झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपनों से रिश्ता तोड़कर अलग हो जा। और रितिका, तू इसकी बीवी होकर इसे इन सब में बढ़ावा दे रही है। अरे तुझे तो उल्टा इसको रोकना चाहिए था। माफ करना माँ, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं जानती कि भैया कितने बदल गए हैं। अब मुझे गड़े मुर्दे उखाड़कर पुरानी बातों को फिर से नहीं दोहराना, और हम अब अलग रह रहे हैं, इसी में हमारी भलाई है। हाँ माँ जी। रितिका और शौर्य शांति के समझाने पर भी नहीं समझते, जिसके बाद शांति अब तय करती है कि वो 3 दिन नीचे रहेगी और 3 दिन ऊपर रहेगी।
ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म नाश्ता। आपको मेथी के पराठे बहुत पसंद है ना? हाँ अमृता, धन्यवाद। शांति देखती है कि अमृता उसकी खूब अच्छे से सेवा कर रही है और अपने सारे काम भी सही तरह से कर रही है। फिर एक रोज मोगरा नीचे के हिस्से की सफाई कर रही होती है। तभी उसे देखकर रितिका का माथा फिर जाता है। आप कितनी बेशरम हो भाभी। अरे 2 पैसे देकर नौकरानी रखवा लो ना। मेरी नौकरानी से क्यों काम करवा रही हो? गरीब फटीचर लोग। रितिका, अब एक और शब्द बिल्कुल भी नहीं। मोगरा को मैंने सफाई करने के लिए नहीं बोला है, तो फिर ये यहाँ पर सफाई क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे बड़ी मैम साहब ने बोला था। हाँ रितिका, मैंने बोला है इसे, क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर रह रही हूँ, इसीलिए मैं जो बोलूंगी वही होगा। लेकिन माँ जी। बस रितिका, चलो जाकर अपना काम करो। और मोगरा तुम, जब तक यहाँ पर मैं हूँ, ऊपर के साथ साथ नीचे के भी आधे काम तू ही करेगी, और उसके लिए मैं तुझे अलग से पैसे दूंगी। ठीक है बड़ी मैम साहब, कर देगी मैं। रितिका इस बार भी कुछ नहीं बोल पाती और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगर अमृता को भी लड़ना होता तो वो भी लड़ सकती थी। वो रितिका को 2-3 थप्पड़ भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अमृता बहुत ही समझदार है। फिर एक दिन जब शौर्य की तबीयत खराब हो जाती है, तभी शांति मिहिर और अमृता के कमरे से गुजर रही होती है और वो उन दोनों की बातचीत सुन लेती है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। उसे तो बहुत सर्दी जुकाम हुआ है, कहीं वो सब बढ़कर उसे बुखार ना हो जाए। हाँ मिहिर, रितिका देवर जी का सही से ख्याल नहीं रखेगी। मैं जाकर उन्हें काढ़ा दे दूं क्या? रहने दो, वो फिर से चिल्लाएगा। उसके मन में हमारे प्रति बहुत गुस्सा भरा है। बेचारे, इन दोनों को शौर्य की कितनी चिंता है। जहां तक अब मैं समझ पा रही हूँ, इनके मन में तो कोई मेल नहीं है। लगता है इस बंटवारे के पीछे रितिका और शौर्य का ही कोई दोष है। फिर 3 दिनों के बाद शांति ऊपर रहने चली जाती है। तभी वाओ, अब होगी हीरो की एंट्री। अरे रितिका बहू, जल्दी से चाय दे दे मुझे, मोगरा बनाना भूल गई है। रितिका, अरे जिंदा है या चल बसी? रितिका की तरफ से कोई भी आवाज ना आने पर शांति उठकर उसके कमरे में चली जाती है। वाह वाह वाह, मैं यहाँ पर गला फाड़ फाड़ कर तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ पर बैठकर मजे से फिल्म देख रही है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया। चल अब जल्दी से उठकर मेरे लिए चाय बना दे, मुझे चाय की तलब लगी है। नहीं माँ जी, मैं चाय 1 घंटे के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि फिलहाल तो मुझे मूवी देखनी है। क्या कहा तूने? अरे मेरी सेवा से ज्यादा तुझे तेरी ये मूवी जरूरी है क्या? देखिए माँ जी, माना कि आप बूढ़ी हो गई हो, लेकिन आपके हाथ पैर अभी भी सही सलामत है। और अगर आपसे 1 घंटे का सब्र नहीं हो रहा, तो आप खुद ही जाकर चाय बना लीजिए। क्या? इस तरह रितिका शांति के लिए चाय बनाती ही नहीं और शांति को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में, माँ, ऊपर का हिस्सा कैसे लगा आपको? यहाँ पर मैंने सब कुछ नया बनाया है। अरे अच्छा ही लगा होगा, नीचे का हिस्सा तो बहुत ही लो क्लास है, लेकिन हमारा हिस्सा तो एकदम अमीरों वाला है। अब क्या करें, नीचे वाले लोग गरीब जो ठहरे। बस भी कर रितिका, अरे जब देखो तब अपनी अमीरी का घमंड दिखाती रहती है। जरा जबान संभाल कर बात किया कर मेरे सामने। फिर रितिका चुप हो जाती है। ऐसे ही एक दिन शांति सोकर उठती है तो रितिका को चंचल के साथ फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। हाँ, अरे नहीं बाबा, माँ जी उन दोनों भाइयों को एक कर ही नहीं पाएगी। मैं हूं ना, मैं शौर्य को फिर से भड़काऊंगी, ठीक उसी तरह जैसे मैंने पहले भड़काया था, वो भी झूठ बोलकर, जबकि भैया ने वैसा कुछ बोला ही नहीं था। इस तरह रितिका चंचल के साथ सारी पुरानी ही बातें करती है, जिन्हें सुनकर शांति हैरान रह जाती है। बाप रे,
इसका मतलब इन दोनों भाइयों में फुट इस रितिका ने ही डाली है, ताकि शौर्य अमीर होने के बाद सारे पैसे अपने भैया पर ना उड़ाए और सिर्फ इसी के हाथ में दे दे। फिर अगले दिन शांति जानबूझकर रितिका के सामने अमृता से कहती है, अरे रितिका जरा भी अच्छी नहीं है, वो तो दिन भर बस अपने में ही लगी रहती है। तुझमें और उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझसे उम्र में छोटी है, नादान है और उसे समझ नहीं है रिश्तों की। वक्त के साथ वो सुधर जाएगी, क्योंकि उसका दिल साफ है। बस कुछ कुछ हरकतें बुरी है उसकी। वो और देवर जी चाहे हमसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, लेकिन मैं और मिहिर, हम दोनों उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेंगे। रितिका ये सब सुन लेती है और उसकी आंखें अब नम हो जाती हैं। अब रितिका को समझ आएगा कि उसकी जेठ और जेठानी कितने अच्छे हैं। मैं ये जानबूझकर कर रही हूँ ताकि उसकी अकल ठिकाने पर आए। फिर बाद में शांति अमृता को गहने देती है और जोर से बोलती है ताकि रितिका उसे सुन पाए। ये ले अमृता बहू, ये गहने तेरे लिए हैं। मैं दोनों जगह पर रही, लेकिन तूने ही मेरी सबसे ज्यादा सेवा की है। वो रितिका तो किसी भी काम की नहीं है। नहीं माँ जी, आप ये गहने मुझे मत दीजिए। आप इसे रितिका को ही दे दीजिए। और वो काम भी करती है, लेकिन बस थोड़ी सी आलसी है। वो इतनी समझदार भी नहीं है, लेकिन हम तो है ना, जाने दीजिए उसे। लेकिन आप ये उसे ही दे दीजिए, इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। अरे पर वो तुझे कितना बुरा बोलती है, और फिर भी तू उसके पीठ पीछे उसके लिए इतना अच्छा कैसे बोल सकती है? अब क्या करूं माँ जी, उसे मैंने कभी अपनी देवरानी माना ही नहीं। हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही माना था। और बड़ी बहन अगर छोटी बहन के नखरे सहन नहीं करेगी तो कौन करेगा? अमृता की ये बातें सुनकर रितिका को फिर से बहुत बुरा लगता है। अब रितिका को धीरे धीरे अपनी गलतियां समझ आ जाती है। फिर एक रोज जब सास का गांव जाने का दिन होता है, तभी मिहिर और अमृता देखते हैं कि रितिका नीचे के हॉल में बैठकर रो रही है। क्या हुआ रितिका, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, वो मैंने एक जगह पर 25,000 रुपए लगाए थे ताकि पैसे दुगने हो जाए, लेकिन वो आदमी धोखेबाज निकला। उसने मुझे उल्लू बनाया और मेरे सारे पैसे लेकर वो भाग गया। क्या? अब ना जाने में शौर्य को क्या जवाब दूंगी। अगर उसे ये सब पता चला तो वो तो मेरी जान ही खा जाएगा। अरे ये सब तुम क्या करती रहती हो रितिका? हाँ रितिका, अरे तुम्हें उस आदमी को पैसे देने से पहले उसके बारे में जांच कर लेनी चाहिए थी। खैर, अब तुम चिंता मत करो। ये लो, ये पैसे रख लो। लेकिन भैया। रख लो रितिका, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ। तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। फिलहाल के लिए ये पैसे रख लो ताकि शौर्य को पता ना चल पाए। बाकी मैं पुलिस कंप्लेन करके उस फ्रॉड आदमी को पकड़वा दूंगा। भैया। मिहिर और अमृता का ये रवैया देखकर रितिका उनके गले लग जाती है। तभी वहां पर शौर्य और शांति भी आ जाते हैं। क्यों रितिका, समझ आया अब? अरे जिन जेठ और जेठानी को तू गलत समझती रही, आज उन्होंने ही तुझे बचाया है। माँ जी आप? मुझे सब पता चल गया था कि तूने ही इन दोनों भाइयों को अलग किया है, क्योंकि उस दिन मैंने तेरी और तेरी सहेली चंचल के साथ हो रही बातचीत सुन ली थी। कैसे तूने दोनों भाइयों में फूट डाली और उन्हें अलग किया ताकि शौर्य बस तुझे ही पैसे दे सके और अपने भैया से अलग रहे। लालची कहीं की। क्या ये सब आप क्या कह रही हो माँ जी? रितिका, क्या ये सच है? हाँ भैया, यही सच है। इसीलिए मैंने जानबूझकर अमृता के सामने तेरी बुराई की, ताकि तुझे पता चले कि अमृता तेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है। और उस दिन मैंने गहने भी जानबूझकर ही दिए थे उसे, और उस वक्त भी तेरे बारे में बुरा कहा ताकि तू ऊपर बैठकर सुन सके कि अमृता के मन में तेरे लिए कोई मैल नहीं है। और आज जब तू एक फ्रॉड का शिकार हो गई है, तभी तेरे भैया भाभी ने ही तुझे बचाया है। छी रितिका, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी।
अरे पैसों के लिए तुम कितना गिर गई। अरे ये सब इसकी चहेती सहेली चंचल ने कहा है। उसी के भड़काने पर ये इतनी बुरी बन गई है। और शौर्य, तुझे भी इसने आकर झूठी बातें बोली थी और तूने भी मान लिया उसे। अरे अपने भैया पर तुझे इतना भी भरोसा नहीं था क्या? तेरे भैया ने तेरे लिए कितना कुछ किया है और आज तेरे पास 4 पैसे क्या आ गए। तूने अपने भैया को पीठ दिखा दी और तू भी उस रितिका के जैसे ही बन गया। माफ कर दो माँ, भैया भाभी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आप दोनों को गलत समझा, लेकिन आज मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और रितिका, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा और आज से मैं यहाँ नीचे आकर ही रहूंगा। और तुम्हें अगर यहाँ पर ठीक से रहना है तो रहो, वरना चली जाओ अपनी सहेली के पास, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ मेरे पैसों से ही मतलब है। नहीं शौर्य, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज मेरी आंखें खुल गई है और मैं सच में शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया भाभी, माँ जी, आप तीनों भी मुझे माफ कर दो और मुझे सुधरने का एक आखिरी मौका दो। गलतियां किससे नहीं होती, मुझसे भी हो गई, लेकिन अब मुझे आप सबके साथ ही रहना है। रितिका की बातें सुनकर मिहिर और अमृता उसे माफ कर देते हैं और इस तरह अंत में शांति सबको एक करके गांव चली जाती है और सभी यहाँ पर फिर से एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। वरुण अपनी बीवी आरुषि और माँ कल्याणी के साथ रहता है। वैसे तो उसके और आरुषि की शादी को अब पूरे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका ऑफिस की कलीग बेबो के साथ अफेयर चल रहा होता है। ना तो आरुषि को इस बात की कोई खबर थी कि उसके पति का कहीं पर चक्कर चल रहा है, और ना ही बेबो के इस बात की खबर थी कि वरुण एक शादीशुदा आदमी है। जान, आई लव यू सो मच। तुमसे मिलना मेरे दिन का सबसे फेवरेट पार्ट है। लव यू टू बेबी। अच्छा सुनो, 2 महीनों बाद मेरा बर्थडे आ रहा है। मुझे कोई अच्छा वाला सरप्राइज देना, ओके? मैं उसका इंतजार करूंगी। अरे मेरी जान, तुम्हारा बर्थडे नहीं है, बल्कि साल का सबसे बड़ा त्योहार होगा मेरे लिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा डार्लिंग। ये थैंक यू सो मच बेबी। यू आर मोस्ट वेलकम जान। फिर रात होने पर जब वरुण अपने घर जाता है, तभी सोने से पहले उसे बेबो का फोन कॉल आता है और वो बालकनी में जाकर उससे बात करने लगता है। हाँ जान, बोलो ना, क्या हुआ? वरुण बेबी, एक गुड न्यूज है। भैया और भाभी का लास्ट मिनट में प्लान बना है और वो दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं और अब घर पर कोई भी नहीं है, तो इस मौके का फायदा उठाओ और आ जाओ मेरे पास। आज तो कुछ तूफानी करते हैं। जान, एक्चुअली वो ना मैं। तभी आरुषि पीछे से आवाज लगाती है। वरुण, तुम्हारी कॉफी तैयार है। ये लड़की की आवाज? कौन है बेबी वहां पर? तुम्हारे फोन से मुझे लड़की की आवाज आ रही है। एक्चुअली ना, हाँ, आज मेरे घर पर बुआ जी, फूफा जी और कजिन्स आए हैं। ये कजिन की ही आवाज है, इसीलिए आज मेरा आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। माय बैड जान, किसी और दिन हम कुछ तूफानी कर लेंगे। हम दोनों थोड़ी ना कहीं पर जा रहे हैं, मैं तो यहीं पर हूँ, है ना? अरे यार, ठीक है बेबी, कोई बात नहीं। तुम अपना फैमिली टाइम एंजॉय करो। मिलते हैं कल ऑफिस में। कल मैं तुम्हारी पसंद की वो हॉट ड्रेस पहनने वाली हूँ। अरे यार, फिर तो कल मैं पूरा दिन काम में ध्यान ही नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ध्यान तो सिर्फ तुम पर ही रहेगा। ओ कम ऑन बेबी, तुम भी ना। अच्छा चलो, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट जान। फिर वरुण रूम में आ जाता है। तभी आरुषि उसे पूछती है, ये तुम जान किसे कह रहे थे वरुण? आखिर माजरा क्या है?
अरे कुछ भी तो नहीं। वो ना आरुषि, वो वरुण के पसीने छूटने लगते हैं। अरे तुम्हारी गाड़ी कब से वो पर ही अटक रही है, आगे बढ़ेगी भी या नहीं? बताओ वरुण, कौन है वो डायन जिसे तुम जान जान कहकर पुकार रहे थे? अरे आरुषि, मैं ना वो रितेश से बात कर रहा था। वो और उसकी गर्लफ्रेंड लीना, दोनों का झगड़ा हुआ है बड़ा वाला। इसीलिए उसे समझा रहा था कि वो उसे जान कहकर पुकारा करे, उसे घूमने ले जाया करे, उसकी केयर किया करे। यही सब बोल रहा था। अब तो मैं शादीशुदा हो चुका हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर नजर डाल भी कैसे सकता हूँ? मेरी इतनी सुंदर बीवी जो है। चलो चलो, अब ज्यादा मक्खन मारने की कोई जरूरत नहीं है। जो सलाह अपने दोस्त को देते हो वो जरा खुद की लाइफ में भी इस्तेमाल किया करो। मुझे तो कहीं पर लेकर भी नहीं जाते और ना ही मेरी केयर करते हो, और बाकी लोगों को सलाह मशवरे दिए जा रहे हो। अरे आरुषि मेरी जान, तुम भी ना गुस्से में एकदम क्यूट लगती हो। चलो आओ, गले लगो मेरे। फिर वरुण आरुषि के गले लगता है और उसे प्यार देकर उसके मन में आए शक को दूर करता है। फिर एक दिन जब आरुषि और कल्याणी दोनों मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं, तभी उस मॉल में वरुण और बेबो भी आए होते हैं। बेबो वहां पर अपनी कजिन की शादी के लिए लहंगा और गहने ले रही होती है। बेबी, ये वाला लहंगा कैसा लग रहा है मुझ पर? वाह मेरी जान, तुम तो इसमें एकदम अंगार लग रही हो। हाउ स्वीट, फिर तो मैं यही वाला लहंगा लूंगी। तभी वरुण वहां पर मॉल में अपनी माँ और बीवी आरुषि को देख लेता है और बहुत डर जाता है। ओह नो, माँ और आरुषि वो भी यहाँ पर। अब मैं क्या करूं? अगर इन्होंने मुझे बेबो के साथ देख लिया तो यहीं पर मेरी चप्पल से धुलाई होगी। नहीं नहीं, कुछ तो करना ही होगा मुझे। तभी वरुण फटाफट से साइड में रखे हुए मैनिक्विन की साड़ी और उसका विग उतारकर पहन लेता है, और उसे उस साड़ी में देखकर बेबो और बाकी के मॉल वाले काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अरे साहब, ये आप क्या कर रहे हो? वरुण, ये सब क्या है? तुमने ये साड़ी और विग क्यों पहन लिया है? देखो, सब तुम पर हंस रहे हैं। निकालो इसे। चुप रहो जान, प्लीज चुप हो जाओ। तभी कल्याणी और आरुषि उसी शॉप में आकर साड़ियां और लहंगा देखने लगती है। देखना आरुषि बहू, ये वाली बनारसी साड़ी कितनी सुंदर है कि नहीं? अरे ओ नालायक, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरा ध्यान कहाँ पर है? अरे माँ जी, मुझे यहाँ पर वरुण के परफ्यूम की महक आ रही है। कहीं वो तो यहाँ पर नहीं है ना? लेकिन मुझे यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो फिर ये महक कहाँ से आ रही है? अरे पागल औरत, कैसी बात कर रही है तू? वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? और वही परफ्यूम लगाने वाला वो थोड़ी ना कोई इकलौता इंसान है। क्या तू भी पढ़ी लिखी होकर भी अकल तो सारी घुटनों में ही रहती है तेरी। हाँ, वो भी है, शायद कोई और होगा। फिर आरुषि और कल्याणी वहां से चली जाती है, और उनके जाने के बाद बेबो वरुण से कहती है, बेबी, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? ये सब तुमने क्यों किया? और तुम क्यों चुप रहे थे ऐसे? अरे जान, अभी यहाँ पर मेरी माँ की सहेली आई थी, और अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देख लेती तो वह तुरंत माँ को बता देती, और उसके बाद तो माँ कुछ भी सोचती तुम्हारे बारे में। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सॉरी बेबी, मुझे पता नहीं था ना। कोई बात नहीं जान। चलो, अब हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं, वो भी तुम्हारे फेवरेट आइसक्रीम पार्लर से। ओके बेबी, चलो। आज तुम्हें बाल बाल बच गया, वरना मेरी तो शामत ही आ जाती। फिर एक दिन
जब बेबो के घर पर कोई भी नहीं होता, तभी वरुण उसके घर पर चला जाता है और वो दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब वो निकल रहा होता है, तभी वो उस बिल्डिंग में आरुषि को देख लेता है, जो अपनी सहेली तनु के घर आई होती है। ओ तेरी, ये क्या, आरुषि यहाँ पर? अब मैं क्या करूं? भगवान जी, हर बार आप मुझे ऐसी मुसीबत में क्यों फंसा देते हो, जहाँ पर मुझे अपनी ही बीवी के साथ लुका छुपी खेलनी पड़ती है। फिर वरुण अपने मुंह पर मास्क लगाता है और वहां से भागने लगता है और उसे भागते हुए देखकर उसके पीछे एक कुत्ता लग जाता है। ओ तेरी, आज तो मेरी बुरी तरह लग गए रे। वरुण को ऐसे मास्क लगाकर भागते हुए देखकर वहां का वॉचमैन वरुण को चोर समझ लेता है और वो उसे रोक लेता है। तेरी तो, बड़ा आया चोरी करने, आज तो तेरा पिछवाड़ा सुझा कर ही रहूंगा मैं। बता जल्दी, कहाँ से चोरी करके आया है तू? फिर वरुण अपना मास्क निकाल देता है। अबे, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं एक कारपोरेट कंपनी में काम करता हूँ और मैं इस बिल्डिंग में अपनी बहन से मिलने आया था। बेबो नाम है उसका। आप चाहो तो उसे फोन करके पूछ सकते हो। नॉनसेंस कही के किसी को भी पकड़ लेते हो। और मेरे पीछे वो कुत्ता पड़ा था, इसीलिए मैं इसे भाग रहा था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर वॉचमैन बेबो को फोन करता है और उसके बाद ही वो वरुण को वहां से छोड़ देता है। फिर एक दिन जब वरुण और आरुषि दोनों मंदिर में साथ गए होते हैं, तभी वरुण को बेबो देख लेती है और उसे दूसरी औरत के साथ देखकर बेबो उसे कॉल करती है, लेकिन वरुण उसके कॉल्स उठाता ही नहीं। ये वरुण मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और आखिर कौन है ये लड़की जो उसके साथ मंदिर आई है? फिर घर जाने के बाद वरुण बेबो का फोन कॉल उठाता है। तभी उसके सवाल को सुनकर उसके पसीने छूट जाते हैं। बताओ बेबी, आखिर कौन थी वो लड़की जो तुम्हारे साथ मंदिर में थी? ओफो जान, तुम भी ना, सच में। अरे वो मेरी भाभी जी थी, मेरी कजन भाई की बीवी। और तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे सिवा मैं किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता। अच्छा, तो ये बात है क्या? सॉरी हो बेबी, मैंने खामोखा तुम पर शक किया। वरुण उस दिन तो बाल बाल बच जाता है, लेकिन आखिर कोई कब तक किसी से लुका छुपी खेलता रहेगा। एक दिन जब आरुषि अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर जाती है, तभी बेबो का जन्मदिन होता है और उस अवसर पर बेबो और वरुण दोनों एक रिसोर्ट में घूमने आए होते हैं, जहाँ पर आरुषि भी अपनी सहेलियों के साथ पहले से ही मौजूद होती है। और आरुषि को वहां पर देखकर वरुण के तो पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, अरे ये मेरी बीवी है या आफत, जहाँ देखो वहां पहुंच जाती है। लेकिन अब मैं क्या करूं? जानू, क्या हुआ तुम्हें? और तुम्हें इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? अच्छा वो सब छोड़ो, चलो हम दोनों पानी वाला डांस करते हैं। नहीं बेबो, वो मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। फिर वरुण स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो अपने बम के बल धड़ाम से गिर जाता है। और वहां पर मौजूद आरुषि उसे देख लेती है। वरुण, तुम यहाँ पर? लेकिन तुम तो ऑफिस जाने वाले थे ना? बेबी, क्या हुआ बेबी तुम्हें? ऐसे कैसे गिर गए तुम? ठीक तो हो ना तुम? बेबी, ये चुड़ैल कौन है वरुण? चुड़ैल? अरे चुड़ैल होगी तू। वरुण बेबी, ये डायन कौन है? और ये मुझे चुड़ैल क्यों बोल रही है? अरे मैं इसकी बीवी हूँ। इसका मतलब तुम्हारा चक्कर चल रहा है वरुण। शादीशुदा होकर भी ये सब गुल खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे नहीं आरुषि, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस मेरी अच्छी दोस्त है, जो बस मुझे बेबी बेबी बोलती है। वरुण बेबी,
ज्यादा झूठ मत बोलो। तुमने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तुम शादीशुदा हो, और हम दोनों का चक्कर तो कब से चल रहा है। देखो वरुण, अब ज्यादा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा झूठ अब हम दोनों के भी सामने आ गया है, इसीलिए चुपचाप अपनी गलती मान लो। हाँ आरुषि, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेबो। मैंने तुम दोनों को भी धोखे में रखा। इतना बड़ा धोखा वरुण, यू चीटर। आज तो तुम्हारी खैर नहीं वरुण। तुमने तो मुझे शादी के भी सपने दिखाए थे, नालायक कहीं के। इसका मतलब इसे भी नहीं पता था कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो। वाव, आज तो तुम्हारी अच्छे से कुटाई होगी वरुण, क्योंकि तुम्हें एक नहीं बल्कि दो दो औरतों के दिलों के साथ खेला है, उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। यू आर राइट आरुषि, हम दोनों भी इसे नहीं छोड़ेंगे। फिर बेबो और आरुषि दोनों मिलकर वरुण की खूब पिटाई करते हैं, जिसके बाद बेबो वरुण और उस ऑफिस को छोड़कर चली जाती है। और अब आरुषि 24 घंटे वरुण पर नजर रखे रहती है, और उसके बाद वरुण को कहीं भी और मुंह मारने का मौका ही नहीं मिल पाता। माँ जी, मुझे ना मोहनदास गुरुजी से मिलना है और आश्रम भी देखना है। वही आश्रम जहाँ पर सुहानी बचपन से रहती आ रही है। काफी सुना है मैंने गुरुजी के बारे में। हाँ माँ जी, चलिए ना चलते हैं और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। आप, मैं, सुहानी और स्वाति, हम चारों होकर आते हैं। अरे वाह, क्यों नहीं, बहुत बढ़िया विचार है बहुओ। वैसे भी सुहानी भी जब से यहाँ पर आई है तब से ये ना तो गुरुजी से मिली है और ना ही उनसे बातचीत की है, और इसी बहाने ये भी अपने बचपन से बनाए हुए परिवार से फिर एक बार मिल पाएगी। क्यों सुहानी बिटिया? उनकी बातें सुनकर सुहानी घबरा जाती है। ओह नो, अगर मैं इनके साथ आश्रम चली गई या इन लोगों में से किसी ने भी आश्रम में फोन घुमा दिया तो मेरे लिए तो आफत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो लोग तो मुझे पहचानेंगे ही नहीं और साफ साफ बता देंगे कि मैं एक बेरुपिया हूँ। सुहानी बिटिया, मैं तुझसे कुछ बात कर रही हूँ, क्या सोच रही है तू? हाँ सुहानी, क्या हुआ? ये रूम तो पूरा एसी से ठंडा हो चुका है, फिर भी तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि कल सुबह ही मैंने गुरुजी से बातचीत कर ली है। क्या? हाँ वर्षा भाभी, और गुरुजी अभी आश्रम में है ही नहीं, वो वृंदावन गए हुए हैं, इसलिए हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। और जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगी, फिर हम सभी लोग एक साथ मिलकर जाएंगे आश्रम। ठीक है ना माँ? ठीक है बिटिया, जैसा तू कहे, लेकिन जरूर बताना कि गुरुजी अपनी यात्रा से कब लौट रहे हैं। नकली सुहानी फिर एक बार खेल जाती है और ये देखकर वर्षा और स्वाति बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी आश्रम में फोन घुमाकर माँ जी और पापा जी के सामने इसका सारा सच ला सकती हूँ, लेकिन अभी हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। और सबसे जरूरी बात, हमें पहले असली सुहानी को इसके चंगुल से आजाद करना होगा, और उसके बाद ही हम देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हमने इसका सारा सच माँ पापा को बता दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बेरुपिया लड़की हमें हमारी असली सुहानी तक पहुंचने ही ना दे और पैसों की डिमांड करे। पहले हम सही सलामत हमारी असली सुहानी को अपने पास लेकर आते हैं, और वो काम हमें जल्द से जल्द करना होगा भाभी। हाँ स्वाति। फिर एक रोज सुहानी अपना फोन बेड पर छोड़कर बाथरूम में नहा रही होती है। तभी वहां से स्वाति और वर्षा उसका फोन चुरा लेती है और फौरन घर के बाहर चली आती है। स्वाति, जल्दी से गुलशन को मैसेज करो। लेकिन भाभी, क्या मैसेज करना है उसे? मेरा मतलब एक बार आप ठीक से बताओ।
लिखो कि अभी के अभी पुराने मिल वाले रोड पर असली सुहानी को लेकर पहुंच जाओ। यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है, जल्दी से पहुंचो। लिख दिया भाभी। शाबाश स्वाति। चलो अब हम जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस को भी बताते हैं कि उन्हें पुराने मिल वाले रोड पर पहुंचना है। आज तो उस नकली बहरूपिया का पर्दाफाश होकर ही रहेगा। बहुत खेल लिया उसने अपना खेल, लेकिन आज उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ भाभी, और हमें हमारी असली सुहानी भी वापस मिल जाएगी। वहां अपना फोन खो जाने के कारण सुहानी बहुत डर जाती है। अरे सुहानी बिटिया, यही कहीं होगा तेरा फोन, लेकिन तुझे अच्छी तरह से याद तो है ना कि तूने अपना फोन बेड पर ही छोड़ा था? हाँ माँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, यहीं पर रखा था मैंने फोन। टेंशन मत लो बेटा, हम ढूंढ रहे हैं ना, और अगर फोन नहीं मिला तो हम तुम्हें नया फोन खरीद देंगे। उसमें क्या होता है? नहीं पापा, वही फोन चाहिए मुझे। अरे यार, ये मेरा फोन कहाँ पर चला गया? अगर वो किसी के हाथ लग गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। पता नहीं मैंने अपना फोन लॉक भी किया था या नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लड़की हूं मैं। फिर गुलशन असली सुहानी को लेकर पुरानी मिल वाले रोड पर पहुंचता है, जहां पर पुलिस ऑफिसर स्वाति और वर्षा भी आते हैं और पुलिस गुलशन को पकड़ लेती है। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। अगर आज आप दोनों नहीं आती तो मुझे सदा के लिए इस गुलशन और उस बेला की कैद में ही रहना पड़ता। अच्छा, तो उसका नाम बेला है। सुहानी, हम दोनों तुम्हारी सगी भाभियां हैं। क्या? सच में? हाँ सुहानी। फिर स्वाति और वर्षा सुहानी को सारा सच बताती है कि कैसे उन्होंने सारी साजिश रची और गुलशन को फंसाकर यहाँ तक बुलाया। शुक्रिया भाभी, आज आप ही की वजह से मैं बच गई। सुहानी, अब जब तुम हमें मिल गई हो तो अब हम तुम्हें हमसे और अपने बाकी परिवार से कभी अलग नहीं होने देंगे और तुम्हारी अच्छे से देखरेख करेंगे। हाँ सुहानी, तुम्हारी भाभियां तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। बहुत रह ली तू हम सबसे दूर, अब अपने परिवार के पास आने का समय हो गया है। हाँ भाभी। नहीं, ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं हो सकता। बेला और मेरा ये खेल खत्म नहीं हो सकता। हम ये बाजी नहीं हार सकते और बेला तो तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। ओए चुप कर तू। तेरी सारी होशियारी तो मैं थाने चलकर निकालता हूँ। डंडे से मार मार कर तेरा भरताना बना दिया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर मन्नू पांडे नहीं। फिर वर्षा और स्वाति सुहानी को लेकर घर चली आती है। तभी वहां पर घर वाले और बहरूपिया बेला असली सुहानी को देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या? ये सुहानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्वाति बहू, वर्षा बहू, ये लड़की कौन है? हाँ वर्षा, इस इलाके में तो हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। कौन है ये? आपकी बेटी, आपकी अपनी सुहानी। क्या? हाँ माँ जी, पापा जी, यही असली सुहानी है और जो इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है। ये एक बहरूपिया है जो सुहानी बनकर यहाँ पर रह रही है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो स्वाति? अरे ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओ बेला मैडम, चल अब बहुत हो गया तेरा। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे और अपने आप को कानून के हवाले सौंप दे। हाँ बेला, तेरे चेहरे का नकाब उतर चुका है क्योंकि हमें सब पता चल गया है। और तो और तेरा वो घनचक्कर साथी गुलशन, वो भी अब पुलिस की कैद में है और अब बारी तेरी है। उन दोनों की बातें सुनकर बेला बहुत गुस्सा होती है। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया है। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? जब से इस घर में आई हूँ तब से मेरे पीछे पड़ी हुई हो। अरे इतनी मेहनत से मैंने ये सारा नाटक रचाया था और आप दोनों के कारण मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। मेरा अमीर बनने का सपना अधूरा रह गया। क्या? हाँ,
मैं असली सुहानी नहीं हूँ। मेरा नाम बेला है और ये लड़की जिसे ये दोनों लाई है, ये है आपकी असली सुहानी, आपकी बेटी, जिसे आपने बचपन में ही आश्रम भेजा था। निर्लज्ज कही कि अरे तुझे शर्म नहीं आई क्या किसी के बच्ची के साथ ये सब करते हुए? अरे तुझे तो बद से बदतर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तुझे सब कुछ कबूल करना होगा। ये बात आज से लेकर 3 से 4 महीने पहले की है, जब मैं आश्रम के पास से गुजर रही थी और तभी मैंने आश्रम के गार्डन में पौधों को पानी डाल रही सुहानी को देखा। अरे जया, अब कुछ ही दिनों में मैं 21 साल की होने वाली हूँ। फिर मैं अपने परिवार के पास फिर से चली जाऊंगी। क्या? हाँ जया, मुझे ब्राह्मण जी ने बताया था कि इतने सालों से जो मुझे पैसे भेजते हैं और जो मेरे बारे में पूछते रहते हैं, वो मेरे परिवार वाले बहुत उत्सुक हैं मुझसे मिलने के लिए। लेकिन तू इतने सालों बाद उन्हें कैसे पहचानेगी? हाँ यार, ये बात तो है, क्योंकि दोष के अनुसार ना तो मैं कभी उनसे मिल पाई हूँ और ना ही मैंने कभी उनकी आवाज सुनी है। लेकिन जिस दिन मैं आश्रम से निकलूंगी, उस दिन मेरे साथ आश्रम के एक ब्राह्मण जी भी आएंगे और वो मुझे घर तक छोड़ देंगे। और तुझे पता है क्या, मेरे घर वाले बहुत अमीर है और शहर में बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे दुख भी हो रहा है क्योंकि मेरी इतनी अच्छी सहेली मुझसे दूर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी है कि तुझे अपना परिवार वापस मिल जाएगा। और इस मिलन के लिए तू और तेरे परिवार वालों ने कितने सालों का लंबा इंतजार किया है और अब आखिरकार वो घड़ी आने ही वाली है। हाँ जया, वो बात तो है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं इस आश्रम को भी बहुत याद करूंगी। पूरा का पूरा बचपन मेरा यहीं पर बीता है और एक तरह से देखा जाए तो ये मेरा परिवार ही तो है। और वहां जाने के बाद भी मैं आप सबसे मिलने जरूर आऊंगी। सुहानी और जया की बातें सुनकर बेला के मन में लालच आता है और वो इसके बारे में जाकर गुलशन को बताती है। और फिर जब सुहानी आश्रम के ब्राह्मण जी के साथ अपने घर वापस लौटती है, ब्राह्मण जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी को मिलने जरूर आऊंगी। हाँ बिटिया रानी, जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। जी, राधे राधे। राधे राधे। फिर वो ब्राह्मण सुहानी को गेट पर ही छोड़कर चला जाता है और जैसे ही सुहानी गेट के अंदर जाने लगती है, उतने में गुलशन और बेला उसे अगवा कर लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। कौन हो तुम दोनों? अरे चुप हो जा, वरना एक खींच कर दूंगा। गुलशन, अभी ये लड़की आश्रम से निकल चुकी है। आश्रम वालों की नजर में ये वहां से जा चुकी है, लेकिन इसके परिवार वालों की नजर में ये अभी तक घर पर नहीं आई है। हाँ मैडम, तो अब क्या करना है? अब तुम मेरी तस्वीर इसके घर वालों को भेजो। लेकिन मैडम, इसके घर वाले मेरे मामा चाचा या फूफा थोड़ी ना लगते हैं जो मेरे पास उनका नंबर होगा। मेरा मतलब ये है कि बिना नंबर के कैसे भेजूंगा उन्हें फोटो। मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। बेला को कम मत समझना। मैंने इसके घर वालों का नंबर ढूंढ कर निकाला था। आश्रम के अंदर चोरी छुपे घुसकर वहां पर रखी रजिस्टर में से निकाला है मैंने नंबर। अरे वाह मैडम जी, मानना पड़ेगा, अब तो बड़ी शातिर हो। फालतू की बकवास बंद करो और जो कहा है वो करो। फिर गुलशन बेला की तस्वीर सुहानी के घर वालों को भेजता है और उन सबको ये लगता है कि वो तस्वीर उनकी बेटी की है। और इस तरह साजिश रचकर बेला सुहानी बनकर घर पर पहुंच जाती है और गुलशन भी उसके साथ ब्राह्मण का गेटअप बनाकर आता है। मुझे तो बस पैसे चाहिए थे, एक अमीर जिंदगी जीनी थी और वो मैं यहाँ पर सुहानी बनकर जी भी रही थी। इस तरह से मैंने ये पूरा खेल खेला। नालिनी गुस्सा होकर बेला को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। बेशरम, बेहया,
अरे सत्यानाश हो तेरा। मेरी फूल सी बच्ची के साथ तूने ये सब किया? छी। अरे तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और ये एक माँ का श्राप है। तुमने हमारी बेटी के साथ जो भी किया है उससे भी भयानक और बुरी सजा मिलेगी तुझे बेला। अब तू नहीं बचेगी। काश हम पहले ही आश्रम वालों को फोन कर लेते, लेकिन क्या करें, इस चुड़ैल ने हमारे साथ खेल ही ऐसा खेला। फिर बेला को गिरफ्तार किया जाता है और उसे और गुलशन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। नालिनी और विजय भी अपनी असली बेटी को पाकर खुशी से झूम उठते हैं और उसे गले लगाते हैं। सुहानी, मेरी बच्ची, माँ पापा, मैं आप दोनों से मिलकर बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तो आप सबसे मिलना एक सपने के बराबर ही हो गया था, और मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर कभी आप सबसे मिल भी पाऊंगी। लेकिन आज आप सबसे मिलकर मेरा सपना पूरा हो चुका है, और ये सब भाभीयों के कारण ही हुआ है। स्वाति बहू, वर्षा बहू, हमें माफ कर दो बेटा, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उस बेरुपया के कारण मैंने तुम दोनों को बहुत बुरा भला बोला और उससे माफी मांगने को भी कहा, जबकि सारी गलती उसी की थी। लेकिन आज सिर्फ तुम दोनों के कारण ही इस घर की बेटी वापस आ गई है। हाँ बहू, तुम दोनों ने हमें हमारी खुशी वापस लौटाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुहानी अब हमसे कभी अलग नहीं होगी, कभी भी नहीं। और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और असली सुहानी अब अपने परिवार के साथ एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी बिताती है।